तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम समझेंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश से पहले जो वंश आए थे उन्हें देखेंगे, थोड़ा सा उन्हें देखेंगे। और जो मौर्य वंश में देखते हैं तो जो मौर्य वंश की जो स्रोत है, जानकारी है, वो कहाँ से मिलती है, साहित्यिक, और जो देखते हैं पुरातात्विक कहाँ से मिलती है, तो वो देखेंगे पहले। तो हम जानते हैं, जो हमने पिछली वीडियो देखी है मगध का उत्कर्ष, तो मगध के उत्कर्ष में हमने पढ़ा है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो बदलाव आते हैं तो उनमें एक मगध एक ऐसा राज्य रहता है जो अपनी शक्तिशाली आगे बढ़ता है। और उसमें देखते हैं तो पहले हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद फिर शिशुनाग वंश आता है, और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। तो उन तीनों वंशों के क्रम में देखें तो जो चौथा वंश आता है वो आता है मौर्य वंश। और ये जो तीनों वंश हैं वह छोटे छोटे कालों में रहते हैं, और जो बड़ा वंश आता है वो आता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश इतना शक्तिशाली वंश रहता है तो उसे पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं मौर्य वंश के जो जानकारी के स्रोत मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो वो पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत मिले हैं इसमें। अगर पुरातात्विक स्रोत देखें तो जो जैसे भी अभिलेख मिले हैं उन पर खुदाई पे भी जो अन्य जानकारी मिली हैं तो वो पुरातात्विक स्रोत में मिली हैं। और जो साहित्यिक स्रोत में देखें तो अर्थशास्त्र, इंडिका और मुद्रा राक्षस और पुराण बौद्ध ग्रंथ आदियों में जो जानकारी मिली है साहित्यिक, वो साहित्यिक स्रोत मिले हैं। अगर देखें साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले अर्थशास्त्र देखते हैं। तो अर्थशास्त्र जो थी वो एक कौटिल्य द्वारा रचना थी, एक किताब थी, ठीक। और उसमें देखते हैं हम कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उस किताब में हम देखते हैं तो उसमें राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जो राजा के समक्ष जो कानून थे, प्रशासन थे, तो उस अर्थशास्त्र में बताया गया है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी ये राजनीतिक पुस्तक थी। इसके बाद देखते हैं इंडिका। जो इंडिका पुस्तक रचित है वो मैगस्थनीज, जो यूनानी एक राजदूत था जो सिकंदर के साथ जो भारत आया था। सिकंदर के साथ मतलब जो सेल्यूकट निकेटर था उसका राजदूत था, और जो सेल्यूकट निकेटर का राजदूत था तो उसे देखते हैं हम। इंडिका पुस्तक लिखी है मैगस्थनीज ने। तो उसमें भी जो प्रशासन की इकाई मिलती हैं तो उसमें भी प्रशासन, राज व्यवस्था कैसी थी, तो उसमें भी इंडिका पुस्तक में भी राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इसके बाद अगर देखें मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि जो प्रशासनिक इकाई हैं वो भी इसी में मिलती हैं। तो मुद्रा राक्षस जो रचित है वो विशाख दत्त द्वारा रचित है पुस्तक है। और इसके बाद देखें तो अन्य पुराणों और बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। और अब देखते हैं दोस्तों तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्व में देखें तो अशोक के अभिलेख हैं वो मिलते हैं, जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो मिलते हैं। और जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का, जो जहाँ से जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की, तो वो जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती हैं। और इसके बाद देखें तो स्तूप, भवन, गुफा, मृदभांड आदि अन्य बहुत सारी जो वस्तु मिली हैं उनसे भी जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, वो जानकारी मिलती है। और इसके बाद देखें तो जो मौर्य वंश की हमें जानकारी तो मिलती है, और जो स्थापना होती है, अब उस स्थापना को देखेंगे। तो स्थापना देखेंगे हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो घनानंद था, घनानंद एक नंद वंश का शासक था और वो काफ़ी क्रूर शासक था। तो उसमें जो चाणक्य था उनके दरबार में रहता था, लेकिन वो घनानंद क्या करते हैं कि चाणक्य को अपमान कर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो चाणक्य होते हैं वो बदला लेने के लिए सोचते हैं, वो दूसरी बार भी लौट कर जाते हैं बदला लेने के लिए। लेकिन फिर बदला लेने के लिए वो बाहर घूमते हैं चाणक्य। फिर उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है तो चंद्रगुप्त मौर्य एक वैसे साधारण व्यक्ति रहते हैं। तो उस टाइम पर तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य राजनीतिक शिक्षा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु बनते हैं। और जो राजनीतिक शिक्षा देते हैं तो उन्हीं के द्वारा फिर घनानंद से युद्ध होता है, और घनानंद युद्ध में पराजय कर और घनानंद के बाद नंद वंश को हटाकर पतन कर फिर एक नए वंश का उदय होता है, और वो होता है मौर्य वंश। और मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्थापना में जो नंद वंश के अंतिम शासक होते हैं घनानंद, उनको पराजित कर
गुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। बताया जाता है कि चाणक्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और इनकी सहायता जो की है वो नंद वंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने पतन किया था। और अब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो उस स्थापना देखेंगे कि सबसे पहले पॉइंट देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल रहा था वो 322 BC से 298 BC रहा। लेकिन अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो काल रहा वो रहा 322 BC से 185 BC। और 185 ये इतना लंबा काल चला क्योंकि अब तक किसी भी जो भी वंश आए थे उनमें इतना लंबा काल नहीं चला था, लेकिन मौर्य वंश का जो इतना लंबा काल चला, लगभग 137 वर्ष तक काल चला, जिसमें 10 राजा हुए। और हम जो पढ़ेंगे आज वो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे और बिंदुसार पढ़ेंगे और अशोक पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी अन्य राजाओं से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन अन्य भी बताएं, अन्य भी समझे तो कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि इसमें 9 राजा हुए, कुछों ने 10 भी कहा है, तो हम 10 ही मान के चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 BC में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और 298 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं, तो इनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया है। अगर अन्य में देखें, पुराणों में देखें, ब्रह्मांड में देखें, और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और मुद्रा राक्षस इनमें देखें, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको शूद्र मतलब निम्न जाति का बताया गया है। लेकिन इनमें अंतर समझें तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि बौद्ध जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को किस जाति का बताया है, तो क्षत्रिय जाति का, और मुद्रा राक्षस पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ में किस जाति का बताया है, तो वो शूद्र जाति का बताया है। और इसके अनुसार देखें तो एक जस्टिन थे, यूनानी शासक जस्टिन, और एक थे एपियन और प्लूटार्क। तो जस्टिन ने इन्हें सैंड्रोकोट्स और एपियन और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोट्स के नाम से बताया है कि जस्टिन जो थे वो सैंड्रोकोट्स और एपियन और प्लूटार्क थे वो एंड्रोकोट्स के नाम से इन्हें बताया है। लेकिन जब जो किताब मिलती है वो यूनानी जो किताब रचित थी वो उसमें ये वर्णन नहीं मिलता कि सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किस व्यक्ति के नाम के लिए यूज हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद विलियम जोन्स 1888 के लगभग में वो पूर्णतः चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को पहचानते हैं। जो सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स बताया गया था वो बताते हैं कि जो ये नाम प्रयोग में लाए गए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रयोग में लाए गए हैं, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। और जो इनकी पहचान करी वो किसने की, तो विलियम जोन्स ने, क्योंकि उससे पहले हमें पता नहीं था कि ये एंड्रोकोट्स और सैंड्रोकोट्स किसके लिए प्रयोग हुए हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की, तो विलियम जोन्स ने। और उसके बाद देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकड निकेटर का एक युद्ध होता है। और इस युद्ध में बताते हैं कि लगभग जब सिकंदर भारत से जाता है लौटकर, तो जो वो कांधार वाले क्षेत्र को जीतता है, तो उस कांधार वाले क्षेत्र में जो तक्षशिला और कांधार जो भी क्षेत्र होते हैं तो उन पर राज्य करने के लिए अपने सेनापति सेल्यूकड निकेटर को छोड़ जाता है। और जब सेल्यूकड निकेटर काफ़ी फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकड निकेटर का युद्ध होता है, तो उस युद्ध में देखते हैं तो काफ़ी सेल्यूकड निकेटर को पराजित हो जाते हैं। और उस युद्ध में पराजित होकर तो चंद्रगुप्त मौर्य को वो क्या देते हैं, तो एक मेगस्थनीज, मतलब जो सेल्यूकड निकेटर के दरबार में राजदूत था मेगस्थनीज, फिर उसको किस में भेजते हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं राजदूत बनकर। और इसमें बताया गया है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को देते हैं। और जो सेल्यूकस होते हैं वो अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। और हेलेना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है कार्नेलिया। और इनका विवाह किसके साथ करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद भी
500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं सेल्यूकस को, और सेल्यूकस क्या देते हैं, तो वो देते हैं काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। तो ये जो 4 क्षेत्र थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को देते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और उसमें युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो जाते हैं और उसमें मेगास्थनीज को जो भेजा जाता है वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य कितने हाथी देते हैं, तो वो 500 हाथी देते हैं। और जो सेल्यूकस निकेटर होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देते हैं। 4 प्रांतों में है काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और जो सेल्यूकस की बेटी होती हैं हेलेना, उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया जाता है। और इसके बाद देखें तो इसके बाद है जस्टिन प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सेना थी। और जस्टिन प्लूटार्क के साथ देखें, प्लूटार्क के अनुसार देखें तो हम जो जस्टिन प्लूटार्क ने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में थी वो 6 लाख सेना थी लगभग। और हम देखते हैं 6 लाख सेना, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक एकीकरण का जो राजा कहा जाता है, क्योंकि जो जस्टिन और प्लूटार्क ने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कम से कम 6 लाख सेना थी। लेकिन 6 लाख में अगर बताएं तो प्लूटार्क और उसने बताया है कि जो 6 लाख सेना थी उसने पूरे भारत को रौंद डाला था। क्यों? उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को उसने, अगर पूरब से बात करें तो पूरब से पश्चिम बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक, ईरान के बाद अफगानिस्तान, और उत्तर से बात करें जम्मू कश्मीर से लेके तो नीचे कर्नाटक तक, दक्षिण तक कर्नाटक तक, तो उसने पूरे भारत को 6 लाख सेना से रौंद डाला था। तो ये किसके अनुसार जानकारी मिलती है, तो ये जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार जानकारी मिलती है। लेकिन बाद में बात करें तो जस्टिन ये भी बताते हैं कि सिकंदर और मौर्य का मिलान हुआ था। कि अगर जस्टिन के अनुसार देखें कि सिकंदर और मौर्य का जो मिलान हुआ था, मतलब अगर देखें तो जो सिकंदर जब युद्ध करने भारत आ रहा था तो उस समय घनानंद का शासन चल रहा था, और घनानंद एक काफ़ी क्रूर शासक था। तो हम देखते हैं जो सिकंदर था वो सहायता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य से सहायता मांगता है। तो इसमें जो मिलान का जो संबंध बताया है वो जस्टिन ने बताया, लेकिन इससे पता चलता है ये कितना सच्चा है ये कितना नहीं। लेकिन जब ये बताया तो ये भी तो जस्टिन ने बताया, तो हम मान भी सकते हैं। और इसके बाद देखें तो इसके बाद 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले जाते हैं। तो किसके साथ जाते हैं, वो जाते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, तो वो थे जैन धर्म की जो एक वो थी दिगंबर, तो उसके संस्थापक थे। तो उनके साथ कहाँ चले जाते हैं, श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला में जाकर वो अंतिम दिनों के लिए सल्लेखन विधि और संतरा विधि द्वारा अपनी मृत्यु, मतलब सल्लेखन विधि का मतलब है कि भूखे रहकर अपनी मृत्यु हो जाती है उनकी। कहाँ, सल्लेखन विधि में। तो हमने ये चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में जितने भी बिंदु समझे वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इनसे जो पॉइंट बनते हैं तो वह आप पॉइंट बनाएं जरूर। तो देखते हैं एक और बार इन्हें। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्षत्रिय कहा गया है, जबकि मुद्राक्षर और पुराण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। अगर देखें तो जस्टिन के अनुसार इन्हें सैंड्रोकोट्स, और एपियंस और प्लूटार्क के अनुसार इन्हें एंड्रोकोट्स कहा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सबसे पहले जो पहचान की थी वो किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक मेगास्थनीज राजदूत भेजा था, और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। और इसी बीच में जो सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त को 4 प्रांत देता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। और इसके उपलक्ष्य में ही और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का भी विवाह करता है। और इसके बाद देखें तो जो जस्टिन था और जो प्लूटार्क, इन दोनों ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लगभग साम्राज्य में 6 लाख सेना थी जिसने पूरे भारत को रौंद डाला था। और इसके बाद देखें तो जस्टिन ने सिकंदर और मौर्य के मिलान का भी वर्णन किया है। और लास्ट के दिनों में 298 BC में श्रवणबेलगोला में सल्लेखन विधि द्वारा या संतरा विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद देखें तो बिंदुसार।
तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, तो 298 बीसी में बैठते हैं बिंदुसार राजगद्दी पर। और उसके बाद देखें तो वो रहते हैं 273 बीसी तक। और बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता था, और अमित्रघात का मतलब है शत्रु विनाशक, तो इस नाम से भी जाना जाता था। अगर जैन ग्रंथों में बात करें तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। और तक्षशिला में विद्रोह, तो समझते हैं जो तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकेटर निकेटर से जो राज्य लिए थे 4, काबुल, मकरान, हेरात और जो लिए थे कंधार, तो उनमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे थे। तो उनमें एक विद्रोह हुआ, एक नहीं 2 बार विद्रोह हुए। तो उस 2 बार विद्रोह को दबाने के लिए तो बिंदुसार किसको भेजते हैं, तो अपने दोनों पुत्रों को भेजते हैं और बारीक क्रम से भेजते हैं। पहले सुसीम को भेजते हैं, फिर अशोक को भेजते हैं। तो पहले अशोक को भेजते हैं, तो अशोक इतने वो नहीं होते कि जो उस सफल हो पाए, तो वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाते उस विद्रोह को दबाने में, तो फिर भेजते हैं वो अशोक को। तो अशोक पूर्णतः सफल भी हो जाते हैं। तो यहाँ से जो पता चलती है अशोक की, तो जो प्रशासन में जो सबसे अच्छा राजा बनता है वो आगे चलकर अशोक, तो वहाँ से यहीं से पता चल जाती है कि अशोक एक प्रशासन चलाने वाला अच्छा राजा बन सकता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक जाते हैं और अशोक उस विद्रोह को पूर्णतः दबा देते हैं। और इसके बाद देखें तक्षशिला में विद्रोह, पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। और इसके बाद देखें तो अगला पॉइंट है सीरिया के शासक एंटियोकस, और एंटियोकस फर्स्ट से मदरा और सूखे अंजीर और दाशनी की मांग। तो उस समय हम जान सकते हैं कि बिंदुसार की जो मित्रता थी वो सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से भी थी। अगर उस समय देखें तो जो बिंदुसार ने एक पत्र लिखा था और उनमें 3 चीज़ों की मांग की थी। एक तो की थी मदरा, मदरा का मतलब अंगूरी शराब, और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। तो उसमें 3 चीज़ों की मांग की थी। लेकिन जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस फर्स्ट, तो उन्होंने 2 चीज़ तो दी लेकिन एक चीज़ की मना कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये दार्शनिक भेजने की हमारे यहाँ से परंपरा नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो दिया वो अंगूरी शराब या मदरा और सूखे अंजीर तो दे दिए, लेकिन एक दार्शनिक भेजने की उनके यहाँ परंपरा नहीं थी। तो ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि जो बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी वो किस देश के राजा से की थी, तो वो सीरिया के शासक एंटियोकस से की थी। और जो एंटियोकस ने जो 3 चीज़ों में एक चीज़ नहीं भेजी थी, तो वो क्या नहीं भेजी थी, तो वो दार्शनिक की मांग जो थी वो नहीं भेजी थी, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं थी। और इसके बाद देखें तो एक थे मिस्र के राजा टॉलमी, तो उनके भी साथ मित्रता थी। तो बताया जाता है कि जो टॉलमी थे, टॉलमी को फिलाडेल्फस भी कहते हैं। तो जैसे देखते हैं कि हम जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज आते हैं राजदूत बनकर, ऐसे ही यहाँ आते हैं डायनोसिस राजदूत बनकर। और डायनोसिस को भेजता कौन है, तो वो भेजते हैं टॉलमी फर्स्ट द्वितीय या फिलाडेल्फस। तो कहीं कहीं फिलाडेल्फस लिखा होगा और कहीं कहीं टॉलमी द्वितीय। तो ये कहाँ के राजा भेजते हैं, तो मिस्र के राजा। और किसके दरबार में भेजते हैं, तो बिंदुसार के दरबार में। और इसके बाद देखें तो फिर जब अशोक का शासन चालू होता है तो देखते हैं अशोक का शासन। तो बिंदुसार का जो शासन खत्म होता है वो होता है 273 में, और जो अशोक का शासन शुरू होता है तो वो होता है 269 से। तो हम देखते हैं कि इसमें 4 साल का गैप है। लेकिन जो बिंदुसार के पुत्र थे, लगभग 100 पुत्र थे। तो हम देख सकते हैं जो भी बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, लगभग 99 पुत्रों के साथ अशोक युद्ध करते हैं। 4 साल के मध्य जो पुत्र 99 पुत्रों के साथ युद्ध करते हैं। तो इस युद्ध में पता चलता है कि जो अशोक का जो युद्ध अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ने का जो वर्णन है वो किस में मिलता है, तो वो मिलता है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में। और बौद्ध ग्रंथों में 99 भाइयों के साथ युद्ध। लेकिन इससे अन्य जो ग्रंथ हैं वो इतने मान्य नहीं है कि। फिर उसके बाद देखते हैं कि 269 में बीसी में जो अशोक हैं वो राजा बनते हैं या शासक बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है, जब अशोक राजा बनते हैं 269 बीसी में, तो राजा बनने से पहले वो क्या थे, तो हम बता सकते हैं कि पहले वो अवंती के राज्यपाल थे।
राजा बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो वो अवंती के राज्यपाल थे। और एक और वो रहता है इसमें कि अशोक का नाम कहाँ से मिलता है, तो अशोक का नाम कहाँ से मिलता है, तो वो एक मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। जो अशोक का नाम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से मिलता है। और इसके बाद देखें अगला पॉइंट, तो वो है 261 BC में कलिंग युद्ध। अगर कलिंग युद्ध को देखें हम, तो 261 BC में कलिंग युद्ध, और ये अशोक की पूरे जीवन परिवर्तन में लहर लाने के लिए ये युद्ध कलिंग युद्ध था। और कलिंग युद्ध को देखते हैं कि कलिंग को पहले उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में अगर देखें तो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है कलिंग को। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था, तो उसमें देखते हैं हम कि जो अशोक राजा था उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है इस युद्ध के बाद। और देखते हैं जब कलिंग पर आक्रमण करते हैं अशोक, तो उस समय काफ़ी 1 लाख या 2 लाख से अधिक जितने भी मारे जाते हैं। तो उसमें देखते हैं फिर वो दौरा करते हैं अशोक बाद में, तो वहाँ रोते बिलखते लोगों की चीखें देखकर तो उनका जो मन होता है वो परिवर्तन हो जाता है, और वो कसम खाते हैं कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूँगा और मैं धम्म के मार्ग पर चलूँगा। और वो बाद में क्या करते हैं, तो वो धम्म का मार्ग अपना लेते हैं। और धम्म का मार्ग मतलब धर्म का मार्ग अपना लेते हैं। और फिर वो करते हैं क्या कि वो फिर धर्म के मार्ग पर खुद भी कार्य करते हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं। और एक उनकी मुलाकात होती है बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से, और उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। और फिर उसके शिक्षा लेने के बाद वह जगह जगह जाते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और लोगों को शिक्षा भी देते हैं। काफ़ी अभिलेखों से भी बौद्ध धर्म की शिक्षा का उनका प्रमाण मिला है। और ये जो मार्ग